हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रुद्र, योर नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में बात करने वाले रिस्पायरेशन इन प्लांट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि किस तरीके से लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, फूड के अंदर। उसमें हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है डार्क रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर जो लाइट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। सेकंड स्टेप में जो केमिकल एनर्जी बनी है उसको उसकी मदद से स्टोर किया जाता है CO2 को इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी कि फूड के फॉर्म में। पूरे प्रोसेस को नाम दिया था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता था एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता था, दो स्टेप में कंप्लीट होता था, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में। अब फोटोसिंथेसिस में जो फूड बन गया है, अब फूड का यूटिलाइजेशन कैसे करना है उसके लिए आता है हमारा रिस्पायरेशन इन प्लांट। तो रिस्पायरेशन इन प्लांट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि फूड के हम क्या लेते हैं, फूड में रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। हमने प्लांट ने फूड बना लिया, खाना बना लिया। अब उस खाने को क्या करना है, प्लांट को यूटिलाइज करना है, उससे एनर्जी लेनी है। जैसे प्लांट में क्या खाना हो सकता है, या तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, यही तीन चीजें होती हैं। इन्हीं तीनों चीजों को क्या किया प्लांट स्टोर करता है, या तो प्लांट के अंदर यूटिलाइज होगा, या तो अगर इसको कोई एनिमल खा रहा है तो उसके अंदर यूटिलाइजेशन होगा। हम भी खाना खाते हैं तो हमारे अंदर मेनली क्या हो जाता है, यही तीन चीज जाते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट जाता है, या तो प्रोटीन जाता है, या तो फैट जाता है। इसको हमने खा लिया, अब ये जाएगा हमारे सेल के पास। अब जब सेल में जाएगा तो इसका यहां से ब्रेकडाउन होने के, जब ब्रेकडाउन होगा, इसका ब्रेकडाउन होने पे क्या होगा, ये इस प्रोसेस को नाम देता है डाइजेशन। अब प्लांट के अंदर तो डाइजेशन तो होता नहीं, ये ऑलरेडी अपने माइक्रो मॉलिक्यूल के फॉर्म में वहां पे स्टोर होता है, तो प्लांट के अंदर डाइजेशन नहीं होगा। लेकिन वहां पे एनिमल के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब ये अपने माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर टूट चुका है। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज के फॉर्म में टूट चुका है। वहीं अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अमीनो एसिड के फॉर्म में टूट चुका है, और फैट भी जो है ये अपने मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट में टूट चुका है। तब इसका क्या होगा, ये जाएगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर इसका होगा सेलुलर रिस्पायरेशन। अब सेलुलर रिस्पायरेशन से यहां पे प्लांट को एनर्जी मिलेगी, और ये जो एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब इस एटीपी की मदद से प्लांट को जो भी रिएक्शन करना, जो भी वहां पे फंक्शन परफॉर्म करना है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। इस प्रोसेस को नाम जाता है रिस्पायरेशन। तो हमें जो रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं कि रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। हम फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं within the cell to extract the energy and they convert this energy into the ATP। हम वहां से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं एटीपी के अंदर, ATP जी, या फिर उसी को हम नाम दिया जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज द It involves the breakdown of oxidation of food by the release of hydrogen, H+ and electron। यहां पे जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है वो दो तरीके से होता है, हाइड्रोजन को रिलीज करके और इलेक्ट्रॉन को गेन करके। हाइड्रोजन को रिलीज करके और इलेक्ट्रॉन को गेन करके। क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं? यस, प्लांट भी ब्रीथ करते हैं। जैसे ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन क्या अगर हम बात करें तो ह्यूमन CO2 को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है, वैसे ही प्लांट भी क्या करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और CO2 को लेते हैं। यह होता है प्लांट रिस्पायरेशन। ह्यूमन क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा अंदर एंड CO2 को छोड़ेगा। वहीं अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है और CO2 को लेता है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन के फोटोसिंथेसिस से कंपेयर करें तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता था कि लाइट एनर्जी को हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के अंदर। अब इस ग्लूकोज को फिर से जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एक कन्वर्ट करती है वाटर
और CO2 के अंदर साथ में यहां पे बनता है एटीपी एनर्जी करेंसी। फिर से ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है। ये होता है हमारा फोटोसिंथेसिस और ये होता है रिस्पायरेशन। तो फोटोसिंथेसिस अगर रिस्पायरेशन में रिलेशन पूछे तो फोटोसिंथेसिस के अंदर फूड का फॉर्मेशन होता है, वहीं अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन के अंदर जो फूड हमारा उसको तोड़ के एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो क्या प्लांट के अंदर रिस्पायरेशन होता है? यस, प्लांट के अंदर भी रिस्पायरेशन होता है। अब कुछ है यहां पे रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम समझें। प्लांट के अंदर क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो फूड होता है वो होता है ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को मल्टीपल स्टेप के अंदर तोड़ा जाता है। मल्टीपल स्टेप के अंदर तोड़ने के बाद यहां पे एक और स्टेप आता है, कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम के अंदर। एसिटाइल को एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसे एसिटाइल को एंजाइम के अंदर यहां पे एक और रिएक्शन चलता है। इस रिएक्शन में इस साइकिल को नाम दिया जाता है क्रेब साइकिल। इस क्रेब साइकिल के अंदर इस ग्लूकोज को और फर्दर तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद यहां से हर स्टेप पे एनर्जी को निकाला जाता है। तो यहां पे जो एनर्जी निकलती है दो तरीके से निकलती है। जो एनर्जी निकलती है दो तरीकों से निकलती है। एक तो होता है यहां पे डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लूकोज से यहां पे डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड होता है यहां पे डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्मेशन ना होके यहां पे एक और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसको नाम दिया जाता है NADPH। NADH2। यहां पे ये डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, यहां पे हुआ है NADH2 या NADH का फॉर्मेशन हुआ। ठीक इसी तरीके से यहां पे भी डायरेक्ट क्या हो जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है और यहां पे भी एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलती है जिसे कहते हैं NADH2 NADH एंड FA NADH2 एंड FADH2 NADH2 एंड FADH2। यहां पे आप देख सकते हैं जो डायरेक्ट हमें एनर्जी मिल गई, ये दो एटीपी ये हमें डायरेक्ट एटीपी मिल गई। अब इस एटीपी को जो प्लांट होगा ये यूटिलाइज कर लेगा। इस तरह का जो एनर्जी मिलता है इसको नाम दिया जाता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो हमें जो हमारा रिस्पायरेशन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन, यहां पे एनर्जी दो तरीके से मिलती है। एक होती है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का मतलब होता है कि डायरेक्ट एनर्जी एक्सट्रैक्ट, डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी का अगर डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सेकंड होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का मतलब होता है कि डायरेक्ट एनर्जी एटीपी का फॉर्मेशन ना हुआ, किसी एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। अब उस इंटरमीडिएट को फर्दर कन्वर्ट किया जाता है एटीपी के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इंटरमीडिएट किसी एनर्जी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जैसे एग्जांपल की बात करें NADH2 एंड FADH2।
यहाँ पे ये जो NaDH2 एंड FADH2 बना है, इसको फर्दर एक अलग साइकिल चलेगा, एक अलग रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन में क्या होगा, इसको कन्वर्ट किया जाएगा ATP के अंदर। यहाँ पे डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन ना हुआ, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह के रिस्पायरेशन को नाम जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अगर डायरेक्ट बनना है तो होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, लेकिन अगर किसी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको नाम जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो यहाँ पे जो हमारा रिस्पायरेशन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन, ये दो इस तरह से एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। एक होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, एक होता है यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। यहाँ पे कुछ एंजाइम को बारे में आपको इस चैप्टर में समझना होगा। इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहा हूं कि आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए समझते हैं कुछ एंजाइम इस चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शन परफॉर्म होने वाले हैं। तो रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको पता है कि डिफरेंट स्टेप पे क्या होता है, हमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो कुछ एंजाइम की जरूरत है, उसके बारे में अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के, ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ पे एक फास्फोरस लगा हुआ है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक फास्फोरस लगा हुआ है। अगर इस फास्फोरस को यहाँ पे, यहाँ से इस मॉलिक्यूल से हमें यहाँ पे जोड़ना है, तो यहाँ पे जो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी काइनेज। एंजाइम याद रखना कि अगर किसी एक मॉलिक्यूल से फास्फोरस को हटा के दूसरे मॉलिक्यूल पे ले जाना है तो हमें जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है उस एंजाइम को नाम देता है काइनेज। एक एंजाइम कौन सा हो सकता है, फास्फोकाइनेज हो सकता है। आपको क्या याद रखना है कि अगर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर फास्फेट को ले जाना है तो कौन से एंजाइम की मदद से ले जाएंगे, तो उसको ले जाएंगे काइनेज की मदद से। नेक्स्ट एंजाइम, यहां पे एक मॉलिक्यूल है ए, मॉलिक्यूल है ए, इसके ऊपर लगा हुआ है फास्फेट ग्रुप। अब इस फास्फेट को यहां से हटा के इसी मॉलिक्यूल के किसी और पोजीशन पे ऐड करना है। इस मॉलिक्यूल को हटा के इसी फास्फेट को इसी मॉलिक्यूल पे किसी और पोजीशन पे ऐड करना है, तो यहां पे जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो है माल्टोज, माल्टेज। मॉलिक्यूल एक ही है, उसी मॉलिक्यूल के फास्फेट को हटा के दूसरे पोजीशन पे लगा दिया, तो किस एंजाइम की मदद से लगाएंगे, तो माल्टेज की मदद से लगाएंगे। नेक्स्ट एंजाइम, यहां पे NaDH को अगर हमें कन्वर्ट करना है NaD प्लस H, NaDH को कन्वर्ट करना है NaD प्लस H के अंदर, तो हमें जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो होता है ऑक्सीडेटिव एंजाइम। यहां पे ऑक्सीडेटिव एंजाइम की हमें ऑक्सीडेटिव रिलीज की जरूरत होती है। तो यहां पे कुछ एंजाइम अभी हमने बात कर ली काइनेज के बारे में, माल्टेज के बारे में एंड ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज के बारे में। ये है ऑक्सीडेटिव एंजाइम या फिर ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज। कुछ और यहां पे आपको फीचर जानने की जरूरत है, जैसे यहां पे अगर किसी कार्बन के, यहां पे दो कार्बन के चेन है, दो मॉलिक्यूल के चेन है और दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ पे एक एक फास्फेट लगा हुआ है, एक एक फास्फेट लगा हुआ है, तो ये होता है बाई। दिस इज द बाई। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा कार्बन का चेन है, इस कार्बन के चेन से डायरेक्ट एक ही कार्बन पे दो दो फास्फेट लगे हुए हैं, दो फास्फेट लगे हुए हैं, तो यहां पे ये होता है 20, ये होता है 20, ये होता है 22।
तो ये चीजें आपको जानने की जरूरत है कि अगर दो कार्बन के दोनों मॉलिक्यूल से एक एक फास्फेट जुड़े हुए हैं तो इसको नाम दिया जाएगा बाई। वहीं अगर एक ही कार्बन से दो फास्फेट जुड़े हुए हैं तो इसको नाम दिया जाएगा बिस। अब आते हैं हम रिस्पायरेशन इन प्लांट के। रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेशन में होता क्या है एक्चुअल में? रिस्पायरेशन एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है। यहां पे हम क्या करते हैं, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सर्गोनिक का मतलब होता है यहां पे C6H12O6 ग्लूकोज, उसको ऑक्सीजन की मदद से 6O2 प्लस H2O। अब इसको क्या किया जाता है, यहां पे ये कन्वर्ट होता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 868 कैलोरी। यहां पे एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी हमें मिल रही है, तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एक्सर्गोनिक प्रोसेस। तो रिस्पायरेशन इज ए एक्सर्गोनिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज मल्टी स्टेप प्रोसेस। Respiration is a multi-step process, means respiration is completed in more than 20 steps. Why? Because respiration में एक साथ इतनी एनर्जी निकल जाती है कि अगर इसको हम एक सिंगल स्टेप में कन्वर्ट करा दें तो इतनी एनर्जी निकलेगी कि पूरा का पूरा सेल डैमेज हो जाएगा। इसीलिए जो सेल होता है इसको मल्टीपल स्टेप में करवाता है और हर स्टेप में थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकलती जाती है, जिससे क्या हो कि जो एनर्जी है उसको सेल यूटिलाइज भी कर ले और सेल को भी डैमेज ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, रिस्पायरेशन का एक पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, तो ग्लाइकोलाइसिस के जो होता है हमारा 10 स्टेप प्रोसेस होता है और हर स्टेप में एनर्जी यूज होती है और एनर्जी लगती है। ऐसे ही अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल की, तो क्रेब्स साइकिल भी 10 स्टेप प्रोसेस होता है। लिंक रिएक्शन 3 स्टेप प्रोसेस होता है। तो जो हमारा एनर्जी निकल रहा है हर स्टेप पे निकलता है, मल्टीपल स्टेप पे निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी धीरे धीरे सेल यूटिलाइज करता है और सेल भी डैमेज नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट इज respiration is a multi-step process. During the oxidation within a cell, all the energy contained in the food is not released free into the cell or in the single step. हम जो हमारे सेल के अंदर ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन एनर्जी निकल रही है, हम उसको डायरेक्ट सेल के अंदर फ्री नहीं छोड़ते हैं और सिंगल स्टेप में नहीं निकालते। इट इज रिलीज इन द series of slow step wise reaction controlled by the enzyme, and it is the trapped as the chemical energy in the cell to form ATP. हम ये इस 686 कैलोरी को डायरेक्ट सेल के अंदर नहीं छोड़ते हैं, फ्री नहीं छोड़ते हैं, इसको हम एक केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उस केमिकल एनर्जी का नाम होता है ATP। याद रखिएगा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP ही जो होता है, ATP को ही सेल क्या करता, फर्दर हर रिएक्शन में जो उसको भी जो भी काम करना है उसमें ये ATP को ही पार्टिसिपेट करवाता है, ATP को ही यूज करता है। तो जो हमारे अगर सेल के अंदर 686 कैलोरी अगर एनर्जी एक साथ निकल जाएगी तो ये 686 कैलोरी पूरे सेल को डैमेज कर देगी और वो जो हमारा सेल है वो फर्दर फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए मल्टीपल स्टेप में एंजाइमेटिक प्रोसेस के द्वारा धीरे धीरे एनर्जी को रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट इज एम्फीबोलिक प्रोसेस। एम्फीबोलिक मींस द इन्वॉल्व बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक प्रोसेस। जो हमारा रिस्पायरेशन होता है एम्फीबोलिक प्रोसेस होता है, यहां पे कुछ चीजें जुड़ती भी हैं और टूटती भी हैं। जैसे यहां पे जो हमारा सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट कुछ इस तरीके से यहां पे काम करता है। यहां पे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट की मदद से एक कन्वर्ट होता है एटीपी के अंदर। अब एटीपी जो है फिर यहां पे एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। अब एटीपी फिर फर्दर टूटती है किसके अंदर, ये टूटी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। यहां पे एडीपी से एटीपी बना भी और एटीपी से एडीपी बना भी। यहां पे टूट भी रहा है और बन भी रहा है, टूट भी रहा है और बन भी रहा है। दिस इज द
uphill process, uphill, and this is the downhill process. Uphill and downhill process. So, respiration is a amphibiolic process. It involves catabolic and anabolic process. So, you remember, respiration is a amphibiolic, exergonic, downhill, enzymatic, and cellular process. What? Amphibiolic, exergonic, downhill, cellular process. Next point, respiratory substrate. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। जो भी सबस्ट्रेट एनर्जी को निकालेंगे, एनर्जी देंगे, वो क्या कहलाते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाते हैं। जैसे द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जिस भी सब्सटेंस का हम ऑक्सीडेशन करवाएं और ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हमें एनर्जी मिले, वो क्या कहलाएगा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर मेनली 3 टाइप: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, और मे बी समटाइम ऑर्गेनिक एसिड। व्हाट? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड। एनिमल के अंदर भी बात करें तो एनिमल के अंदर भी यही 3 होते हैं। हमने बात किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन में हम क्या करते हैं? डाइजेशन में हमारे पास कार्ब्स होते हैं, कार्ब, फैट एंड विटामिन, सॉरी प्रोटीन। कार्ब, फैट एंड प्रोटीन, यही 3 हमारे पास सब्सटेंट होते हैं, फूड होते हैं। अगर हम कार्ब को खाते हैं, कार्ब को खाने के बाद ड्यूरिंग द डाइजेशन हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज के अंदर तोड़ते हैं, फैट को हम फैटी एसिड, लिपिड के अंदर तोड़ते हैं। वहीं अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को तोड़ते हैं अमीनो एसिड। अब ये हमारा क्या हुआ? डाइजेशन हुआ है। दिस इज द डाइजेशन एंड आफ्टर डाइजेशन ये सेल के अंदर जाता है, सारी चीजें सेल के अंदर जाती हैं और सेल के अंदर इसका सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। सेल के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन होता है और सेल ड्यूरिंग द सेलुलर रिस्पायरेशन इसको यूज किया जाता है और यहां से एटीपी को निकाला जाता है और उस एटीपी को हम क्या करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। तो सेम चीजें प्लांट के अंदर भी होती हैं। प्लांट के अंदर ऑलरेडी यहां पे सिंपलेस्ट फॉर्म बनता है, वहां पे डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, उनके अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑलरेडी ग्लूकोज बनता है। ऐसे ही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। कोई भी सब्सटेंस जो कि क्या हो, एनर्जी का फॉर्मेशन करे ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन, वो क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। In the absence of or less availability of carbohydrate, the respiratory substrate may be fat or protein. जो सबसे प्रिफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो होता हमारा कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए सीक्वेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो सबसे पहला सीक्वेंस होगा कार्बोहाइड्रेट। जो सेल सबसे ज्यादा प्रिफर करता है वो कार्बोहाइड्रेट को प्रिफर करता है, देन फैट एंड देन प्रोटीन। सॉरी, यहां पे सीक्वेंस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड देन फैट। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को प्रिफर करेगा, देन प्रोटीन को, देन फैट को। दिस इज द sequence
ऑफ यूज, कि किस तरीके से यूज करता है। लेकिन यहां पे अगर एनर्जी का सीक्वेंस पूछा जाए, एनर्जी का अगर सीक्वेंस पूछा जाए तो यहां पे ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो फैट से एनर्जी मिलती है, देन प्रोटीन से मिलती है, एंड सबसे जो लेस से एनर्जी मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो अगर वहां पे 686 कैलोरी एनर्जी मिल रही है, तो वहीं अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन को यूटिलाइज करेंगे तो हमें 1000 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। वहीं अगर हम फैट को यूटिलाइज करेंगे तो मोर देन 1200 किलो कैलोरी एनर्जी का हमें किलो एनर्जी मिलेगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी अगर मिलती है किसी से तो है फैट, उसके बाद प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट। लेकिन सबसे आसानी से जो यूज किया जाता है, जो सबसे ज्यादा सेल प्रीफर करता है, वो करता है कार्बोहाइड्रेट को, देन प्रोटीन को, देन फैट को। क्यों? क्योंकि आगे आगे हम देखने वाले हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर कि किस तरीके से पहले अगर कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है, इसको सेल डायरेक्ट यूटिलाइज कर लेता है। लेकिन पहले अगर प्रोटीन को यहां पे यूटिलाइज करना है तो सेल को इसको ग्लूकोज में रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर मल्टीपल स्टेप में इसको कन्वर्ट करना होता है, जिससे एनर्जी जो होती है इसको और देनी पड़ती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रिफर करता है वो कार्बोहाइड्रेट को करता है। नेक्स्ट आता है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में कि किस तरीके से यहां पे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूटिलाइज होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फूड इनटेक किया हमने, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को एंड ट्राइग्लिसराइड को। जो हमारा प्रोटीन होता है कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड के अंदर, एंड अमीनो एसिड यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। एंड ये जो अमीनो एसिड है ये जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन में एटीपी से कन्वर्ट होता है एटीपी के अंदर। वही जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जाता है ग्लूकोज के अंदर, एंड ग्लूकोज से फिर डायरेक्ट है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही ट्राइग्लिसराइड या फिर फैट की बात करें तो फैट जो होता है ये ग्लिसरेल के अंदर एंड फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, एंड वहां से लिपिड सिंथेसिस में होता है और स्टोर होता है, और कुछ पार्ट एनर्जी प्रोडक्शन में चला जाता है। कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पे और एनाबॉलिक रिएक्शन दोनों यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। इसीलिए हमने बात किया था कि जो हमारा रिस्पायरेशन होता है वो एक एम्फीबोलिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज डू प्लांट ब्रीथ। क्या प्लांट सांस लेते हैं? यस ऑफ कोर्स। जैसे ह्यूमन सांस लेते हैं, एनिमल सांस लेते हैं, ठीक उसी तरीके से प्लांट भी सांस लेते हैं। यस ऑफ कोर्स। प्लांट रिक्वायर O2 फॉर द रिस्पायरेशन टू अकर एंड दे आल्सो गिव आउट CO2। प्लांट भी क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को छोड़ता है, CO2 को छोड़ता है, ठीक उसी तरीके से प्लांट भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। उनके अंदर जो ऑक्सीजन बनता है वो ऑक्सीजन एक अलग प्रोसेस से बनता है, वो फोटोसिंथेसिस से बनता है। वहीं जो हमारा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है वो अलग प्रोसेस में होता है, और CO2 का फॉर्मेशन अलग प्रोसेस में होता है। दोनों अलग अलग स्टेप होती हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनल के अंदर परफॉर्म होता है। रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होता है, वहीं फोटोसिंथेसिस जो होता है हमारा ये परफॉर्म होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इसलिए जो प्लांट होते हैं, प्लांट के हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब प्लांट कैसे ब्रीथ करते हैं उसकी अगर हम बात करें, जो प्लांट का पार्ट होता है, मान रहे हैं कोई प्लांट है, दिस इज द प्लांट, ये है प्लांट के लीव्स हैं, दिस इज द लीव्स ऑफ प्लांट, दिस इज द रूट एंड दिस इज द ट्रंक, शूट। प्लांट का हर पार्ट क्या करता है, यहां पे रिस्पायरेशन करता है। Every part of plant, every part of plant respire. Every single step, every part of plant respire means यहां पे ये प्लांट का लीव्स है,
प्लांट का लिप्स भी क्या करेंगे, यहाँ के जो सेल्स होंगे वो अपने ये लूजली पैक होते हैं और लूजली पैक होने की वजह से ये डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ऐसे ही जो ट्रंक्स होते हैं, ट्रंक्स के अंदर यहाँ पे लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। लेंटिसेल्स छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन चला जाता है। तो इस तरीके से जो सूट होते हैं वो रिस्पायरेशन करते हैं। ऐसे ही जो प्लांट होते हैं, प्लांट के रूट्स होते हैं, प्लांट के रूट्स भी क्या कहते हैं, जैसे ही यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं उसी के साथ क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो रूट्स के सेल होते हैं वो रिस्पायरेशन करते हैं। इसीलिए जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर कोई भी नॉट इन प्लांट नो स्पेसिफिक organ are found for respiration. यहां पे प्लांट के अंदर हर पार्ट रिस्पायरेशन कर ले रहा है, हर पार्ट से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जा रहा है। इसीलिए प्लांट के अंदर कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं पाया जाता, रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। ठीक उसी तरीके से एक और पॉइंट यहां पे, प्लांट रिक्वायर लेस एनर्जी कंपेयर टू एनिमल। जो प्लांट होते हैं, प्लांट को बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है कंपेयर टू एनिमल की। क्यों? क्योंकि प्लांट इमोबाइल होते हैं, प्लांट चलते नहीं हैं। अगर वो मूव नहीं कर सकते हैं तो मूवमेंट में सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और मूवमेंट करने का काम एनिमल करते हैं। तो इसीलिए एनिमल के कंपेयर में अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट को सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और अगर कम एनर्जी की जरूरत है तो कम ऑक्सीजन की भी जरूरत होगी, और कम ऑक्सीजन की अगर जरूरत है तो इसीलिए भी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं मिलता है। तो क्या प्लांट रिस्पायर करते हैं? जी बिल्कुल, प्लांट रिस्पायर करते हैं। वो भी ये ऑक्सीजन हमारी तरह लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। इसीलिए आप लोगों को कई बार देखते होंगे कि कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? पेड़ के नीचे क्या होता है, जो प्लांट रिस्पायरेशन करते हैं मैक्सिमम रात के समय करते हैं। ऐसा क्यों करते? तो 24 घंटे हैं, लेकिन वहां पे रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो वहां पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है। लेकिन रात को क्या हो रहा है कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है और वहां पे प्लांट उल्टा क्या करता है, CO2 को छोड़ता है। तो अगर रात को पेड़ के नीचे सो रहे हैं तो वहां पे CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन के। तो इससे यहां पे प्लांट ब्रीथ करते हैं। जी बिल्कुल, प्लांट ब्रीथ करते हैं। प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लाइको। डू प्लांट ब्रीथ? हमने बात कर लिया, यस प्लांट ब्रीथ। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लाइकोलाइसिस। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट ग्लाइको, सेकंड लाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज and lysis means breakdown. To break down the glucose is called glycolysis. Glycolysis are performed in the multiple step process. It is the multiple step process also called EMP pathway. जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसको EMP पाथवे भी कहते हैं। 10 स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस, जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है ये 10 स्टेप में कंप्लीट होता है और हर स्टेप में एंजाइम वर्क करते हैं, इसीलिए 10 स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस।
occur in the cytoplasm of the cell, common in the both aerobic and anaerobic respiration. Very important line, very important point. There are 2 points. One is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. What is aerobic and anaerobic respiration? Respiration are 2 types. First one aerobic. Aerobic and second one anaerobic. Anaerobic. In aerobic respiration, there are respiration occur with the help of oxygen, in the presence of oxygen, and in anaerobic respiration without oxygen. In the absent of oxygen, which respiration occur is called anaerobic respiration, and in presence of oxygen respiration occur is called aerobic respiration. Example: C6H12O6 plus 6O2 is converted 6CO2 plus H2O and 686 किलो कैलोरी. यहाँ पे ऑक्सीजन की मदद से हमने ग्लूकोज को तोड़ा, किसमें? CO2 के अंदर, H2O के अंदर एंड एनर्जी के अंदर. दिस इज द कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन. इन एनाएरोबिक रिस्पायरेशन देयर आर नो यूज ऑफ एनर्जी. C6H12O6 they are converted in any intermediate alcohol plus CO2 plus 100 कैलोरी. यहां पे क्या हुआ? अब ये फर्मेंटेशन हुआ, किसी एक इंटरमीडिएट के अंदर प्लस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुआ. एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की खास बातें होती है कि यहाँ पे जो एनर्जी मिलती है बहुत कम एनर्जी मिलती है कंपेयर टू एरोबिक रिस्पायरेशन. एनाएरोबिक रिस्पायरेशन इज ए इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन. इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन. यहाँ पे कंप्लीट रिस्पायरेशन नहीं हुआ, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ. लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो वहां पे किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था. तो रिस्पायरेशन आर 2 टाइप. वन इज एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, सेकंड वन इज एरोबिक रिस्पायरेशन. तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में भी चलता है एंड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में चलता है. इसीलिए हम जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है इसको हम यूनिवर्सल स्टेप कहते हैं. ए हर प्रोसेस के अंदर चलता है. कंप्लीट इन 2 स्टेप. फर्स्ट इज रिस्पायरेटरी आर इन्वेस्टमेंट फेज एंड सेकंड वन इज पे ऑफ फेज. जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है ये 2 स्टेप में रिस्पायरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज में चलता है. रिस्पायरेटरी फेज के अंदर यहाँ पे 2 ATP का यूज किया जाता है. वहीं अगर हम बात करें जो हमारा पे ऑफ फेज होता है यहाँ पे 4 ATP एंड 2 NADH2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है. हमने 2 ATP लगाया, 4 ATP और 2 NADH2 मिल गया. ये होता है पे ऑफ फेज. जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पहले वहां पे हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद हमें प्रॉफिट मिलता है. ठीक उसी तरीके से अगर हमें ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म करना है तो हमें 2 ATP का इन्वेस्टमेंट करना होगा और तब हमें 4 ATP और 2 NADH2 मिलेगा. ये होता है ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है 10 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है. 10 स्टेप प्रोसेस होता है.
फर्स्ट स्टेप में हम ग्लूकोज को लेते हैं, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखना होगा। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, फिर ये कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर एंड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। देन इट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोसिलेट डिहाइड्रोजनेज 3 फॉस्फेट के अंदर, वहां से ये 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होता है। 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट से ये 2,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होता है। और 2,3 बिस फॉस्फेट एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, इंटरकन्वर्जेबल होते रहते हैं। ये जो होते हैं ये म्यूटेज की मदद से होते हैं। अभी हमने बात किया था कि म्यूटेज में क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में जो फॉस्फेट है उसका पोजीशन चेंज करना हो तो हम म्यूटेज की मदद से करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो फॉस्फेट है 1,3 पे लगा हुआ है और इसके अंदर 2,3 पे लगा हुआ है, हमने फॉस्फेट की पोजीशन चेंज कर दी। नेक्स्ट आता है ये कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड फाइनली फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से एक कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर। यहां पे फर्स्ट स्टेप के अंदर एटीपी कन्वर्ट हुआ, एडीपी के अंदर एक एटीपी यहां पे लगा। सेकंड में एक एटीपी यहां पे लगा फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर। तो यहां पे 2 एटीपी का यूज हुआ। किस किस स्टेप के अंदर यहां पे एटीपी का फॉर्मेशन हुआ उसको देखें। 2 एटीपी यहां पे बना और 2 एटीपी यहां पे बना। 2 एटीपी बना फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब कन्वर्ट हुआ पायरुवेट के अंदर तो 2 एटीपी यहां पे बना एंड 2 एटीपी 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट से जब कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर तो 2 एटीपी यहां पे बना। तो टोटल 4 एटीपी 4 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ और 2 एटीपी यहां पे यूज हुई। NADH2 को देखते हैं। NADH यहां पे 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ। NAD प्लस कन्वर्ट हुआ NADH के अंदर। तो यहां पे 2 NADH के अंदर NADH का फॉर्मेशन हुआ। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर और लास्ट में हमें 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल मिल गया पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट है इसको फाइनलाइज करते हैं कि किस तरीके से हमें ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट हुआ। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज आया, ग्लूकोज के अंदर 2 इन्वेस्टमेंट फेज में 2 एटीपी का यूज हुआ और 2 एटीपी का यूज करने के बाद ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हुआ 2 मॉलिक्यूल के 2 मोल के पायरुवेट के अंदर और यहां पे जो मिला 4 एटीपी मिला और 2 NADH2 मिले। 4 एटीपी एंड 2 NADH। ये होता हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट, ये होता है एनर्जी जनरेशन। अब यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझें। टोटल नेट गेन ऑफ एटीपी, नेट गेन हमें कितना हुआ तो 4 एटीपी मिला। 4 एटीपी मिला, इसमें से 2 एटीपी हमने यूज कर लिया तो नेट गेन जो हमें मिला वो मिला 2 ATP एंड 2 NADH। 2 ATP एंड 2 NADH ये हमें मिला ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। ये होता हमारा ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट हो गया पायरुवेट के अंदर। अब पायरुवेट को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट रिएक्शन में ले जाने के लिए एक और रिएक्शन आता है जिसको नाम देता है लिंक रिएक्शन या फिर गेटवे रिएक्शन और ट्रांजिशन स्टेप।
इस गेटवे रिएक्शन के अंदर क्या होता है, स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, याद रखना ये केवल एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एंड एरोबिक दोनों में, लेकिन जो हमारा लिंक रिएक्शन होता है वो एरोबिक एंड केवल एरोबिक रिएक्शन में होता है। अगर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में परफॉर्म होता है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये होता है आउटर मेम्ब्रेन, ये होता है इनर मेम्ब्रेन, ये होता है इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल, यहाँ पे ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, और ये होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो जो लिंक रिएक्शन होता है इसी मैट्रिक्स के अंदर ये चलता है। बाय द हेल्प ऑफ पीडीएच कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, किसकी मदद से चलता है, यहाँ पे एक एंजाइम आता है पीडीएच कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है। जो 3 कार्बन का पायरुवेट बना था उसको फर्दर रिड्यूस किया जाता 2 कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पे एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यहाँ पे CO2 बाहर निकलता है, इसीलिए ये होता है लिंक रिएक्शन। जो लिंक रिएक्शन होता है ये ज्वाइन करता है क्रेब्स साइकिल को और ग्लूकोज को। क्रेब्स साइकिल और ग्लूकोज को ज्वाइन करता है, ग्लाइकोलाइसिस को ज्वाइन करता है। ये हो गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या फिर लिंक रिएक्शन। अब नेक्स्ट आता है कि किस तरीके से लिंक रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो उसमें लिंक रिएक्शन में हमने जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरुवेट बनाया 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट, अब ये कन्वर्ट हो जाता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल एस्टाइल कोएंजाइम ए के अंदर। जो एस्टाइल कोएंजाइम ए है, एस्टाइल कोएंजाइम ए, एस्टाइल कोएंजाइम ए ही आगे जाता है हमारा क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये पायरुवेट किसमें बना है, ये बना हमारे ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, और एस्टाइल कोएंजाइम में जो जाता है जाता हमारे क्रेब्स साइकिल के दौरान। तो ये जो रिएक्शन होता है दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है लिंक रिएक्शन। अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक NADH का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल से 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे 2 पायरुवेट बने थे, जो 2 पायरुवेट बने थे ड्यूरिंग दी ग्लाइकोलाइसिस, ये कन्वर्ट हो गए 2 मोल ऑफ एस्टाइल कोएंजाइम ए के अंदर, और यहाँ पे एक CO2 बाहर निकल जाता है, इसीलिए ये डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। CO2 बाहर निकला, डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल गया, डिहाइड्रोजिनेशन। CO2 डीकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोजन निकला, डिहाइड्रोजिनेशन। इसीलिए जो प्रोसेस होता है इसको डीकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम इंटर करते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस क्रेब्स साइकिल से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। क्रेब्स साइकिल की अगर हम बात करें, स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, जैसे ही लिंक रिएक्शन भी एरोबिक रिस्पायरेशन का स्टेप था, ठीक उसी तरीके से भी एरोबिक रिस्पायरेशन में ही होता है। डिटेल स्टडी बाय दी क्रेब इन दी निमेटोड एंड दी पेंगुइन मसल्स, इसकी जो डिटेल स्टडी किए थे वो क्रेब ने किया था निमेटोड के अंदर और क्रेब पेंगुइन मसल्स के अंदर। अकर इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इन यूकैरियोट एंड दी साइटोप्लाज्म ऑफ दी प्रोकैरियोट, ए कहां होता है, इंपॉर्टेंट लाइन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है यूकैरियोट के अंदर, और वहीं अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म में होता है इन दी प्रोकैरियोट। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड, इसके अंदर फॉर्मेशन होता है, एंड विच हैव 3 कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसीलिए इसको हम C3 कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। यहां पे जो फर्स्ट स्टेबल बनता है वो बनता है सिट्रिक एसिड। ये हमारा क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के अंदर यहां पे आया एस्टाइल कोएंजाइम ए बाय लिंक रिएक्शन। ये जो एस्टाइल कोएंजाइम ए है ये कन्वर्ट हुआ सिट्रेट के अंदर, एंड सिट्रेट से कन्वर्ट हुआ आइसोसिट्रेट के अंदर, आइसोसिट्रेट से कन्वर्ट होता है अल्फा ग्लूटेट
के अंदर एंड सक्सेनिल कोएंजाइम में सक्सेनेट, फ्यूमरेट, माइलेट एंड दी ऑक्सो एस्टेट। सबसे पहले सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा ग्लूटारिक एसिड, सक्सेनिल कोएंजाइम एंड सक्सेनेट, फ्यूमरेट, माइलेट एंड ऑक्सो एस्टेट। यहां पे किस किस प्रोसेस में क्या क्या हुआ है? सबसे पहले NADH कन्वर्ट हुआ NAD प्लस NADH2 के अंदर, फिर NAD प्लस कन्वर्ट हुआ NADH के अंदर एंड या फिर यहां पे इस स्टेप में FAD कन्वर्ट हुआ FADH2 के अंदर। आगे हम चलते हैं तो यहां पे फिर NADH कन्वर्ट हुआ NADH के अंदर, NAD प्लस कन्वर्ट हुआ NADH के अंदर। ये पूरा का पूरा जो स्टेप होता है कहलाता है क्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको याद कैसे रखना है, याद किस तरीके से इसको रखना है उसकी बात करें। एक ट्रिक है याद रखने के लिए, C प्रोपोर्शनल टू यस यस। इंटरटेनमेंट की जरूरत हुई या फेम बजाया, C प्रोपोर्शनल टू यस यस। इंटरटेनमेंट की जरूरत हुई या फेम बजाया, वॉल्यूम बढ़ाया। अब यहां पे कैसे ए है कोएंजाइम ए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10 स्टेप प्रोसेस। इसमें याद कैसे रखना, 6 है, 4 + 6, 4 + 6 = 10। इन स्टेप में NADH का फॉर्मेशन हुआ। किस किस स्टेप में? 6 + 4 = 10, यानी कि चौथे, छठवें और 10वें स्टेप में NADH का फॉर्मेशन हुआ। सेवंथ स्टेप में 1 GTP का फॉर्मेशन हुआ। GTP इज इक्विवेलेंट टू ATP। GTP इज इक्विवेलेंट टू ATP एंड 8th स्टेप में एक FADH का फॉर्मेशन हुआ। 4 + 6 10, चौथे, छठवें और 10वें में NADH का, 7वें में एक GTP का, 8वें में एक FADH का फॉर्मेशन हुआ। यहां पे आप देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9th एंड 10th। 4th, 6th और 10th पे क्या हुआ है? NADH का फॉर्मेशन हुआ और 7वें स्टेप पे GTA का फॉर्मेशन हुआ, GTP का फॉर्मेशन हुआ और 8th स्टेप पे FADH2 का फॉर्मेशन हुआ। ये होता हमारा क्रेब साइकिल। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज फाइनल ETSR, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की अगर हम बात करें, अब हमारा जो FADH2 NADH2 बना है उससे हम कैसे ATP का फॉर्मेशन करेंगे, उसके लिए फाइनल स्टेप ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन अगर इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यूकैरियोट और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्रोकैरियोट। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर काम आते, जैसे FAMN
FES, this is the mobile electron carrier. Iron sulfur is the mobile electron carrier. Quinone and ubiquinone, cytochrome. Cytochrome are three types: cytochrome A, B, and C. This is converted Fe+3 to Fe+2, ferric to ferrous. How this work? This is the reaction. ये हमारा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस एंड दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये जो लगा होता है ETS साइकिल, ये चलता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर. यहाँ पे जितने भी साइटोक्रोम होते हैं लाइन से लगे होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेटेज. यहां से NADH जैसे मैट्रिक्स से जब बाहर की तरफ जाता है तो यहां पे 4H+ एक्युमुलेट करता है, और जब 3H+ यहां से बाहर आते हैं तो एक ATP का सिंथेसिस होता है. एक NADH गया, यहां पे 4H+ उसके साथ गए. ए 4H+ यहां से गया, फिर ए कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट एंड यहां पे O2 कन्वर्ट हो जाता है H2O के अंदर. इस तरीके से यहां पे 3H+ जब वापस आते हैं तब एक ATP का फॉर्मेशन होता है. यह होता है ETS साइकिल या फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या फिर टर्मिनल ऑक्सीडेशन. इसको नाम दिया जाता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन. Two NADH2. Next is the subtle synthesis. 2 NADH2 of the glycolysis need to be transported into the matrix of the participate in the ETS, but the inner mitochondrial membrane is the impermeable for the large NADH2 molecule. Hence, electron and H+ of the NADH2 are transported through the special carrier system known as the subtle system. यहाँ पे subtle system में क्या होता है कि अगर FADH2 यूज हो रहा है तो उसको नाम देता है ग्लिसरेट फॉस्फेट, एंड अगर यहाँ पे NADH2 यूज हो रहा है तो उसको नाम देता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट. तो किस तरह का यहाँ पे मेम्ब्रेन यूज हो रहा है, NADH2 या फिर FADH2 यूटिलाइज हो रहा है, उसके बेसिस पे माइलेट सिस्टम होता है एंड ग्लिसरॉल सिस्टम होता है. ये होता हमारा पूरा प्लांट रिस्पायरेशन. आई होप आपको समझ में आया होगा. किसी भी पॉइंट में अगर डाउट हो कमेंट करके बताएं. आप हमारे लाइव लेक्चर को भी ज्वाइन कर सकते हैं रात को 8 बजे, जिसमें हम NCERT रीडिंग करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.